हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राधे राधे। आज से हम रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ना आरंभ करते हैं। तो इनकी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने दे रखा है प्रथम संस्करण का वक्तव्य। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को शुक्ल जी क्या कहते हैं? शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को जो कि 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था उसको शुक्ल जी वृत्त संग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त संग्रह बोलते हैं। उसके पीछे सन 1889 ईस्वी में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा वृत्त संग्रह निकाला। का निकाला? बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। तो दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। एक ये बना कि शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को शुक्ल जी क्या बोलते हैं? तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। और ग्रियर्सन की पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो कि 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसको शुक्ल जी क्या बोलते हैं? बड़ा कवि वृत्त संग्रह बोलते हैं। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा है, इसका ध्यान आरंभ में कहा गया? आरंभ में गया कि देश में सहस्त्रों हस्तलिखित पुस्तकें अनेक भागों में फैली पड़ी हैं, राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हुई हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। उसने यानी किसने? नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने 1911 ईस्वी से पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में 1900 से इस पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया 1911 तक। कब से लिया? 1900 से 1911 तक इन्होंने काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में लिया और इसको 8 रिपोर्टों में क्या किया? सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने 1900 से 1911 ईस्वी तक अपनी खोजों को कितने में? 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ये 3 भाई थे, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र जो हैं उनको इसमें बोल रहा है कि मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र आदि, इन तीनों को ले लिया। इसमें बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद नाम से निकाला। अब शुक्ल जी मिश्र बंधु की पुस्तक को क्या बोलते हैं? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। अब इसमें बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसको बोला है? तो मिश्र बंधुओं की पुस्तक को बोला है। वृत्त संग्रह किसको बोला? शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को बोला है। और बड़ा कवि वृत्त संग्रह किसको बोला है? तो काशी वो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बोला है। ग्रियर्सन की पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बोला है। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम था मिश्र बंधुओं की पुस्तक का? नाम था मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया गया है, जो कि 3 भागों में प्रकाशित है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भागों में प्रकाशित है। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य की विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रहीं, उनके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी। 700-800 वर्षों की जो संचित ग्रंथ राशि थी उनके सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी।
जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ऐसा शुक्ल जी बोलते हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ये भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठा न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे यदि किसी एक काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।